नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं, दिल्ली से आए हैं जाने माने पहलवान श्री जगदीश कालीरमण जी। आप चंदगी राम जी के बेटे हैं और 5 बार भारत केसरी रह चुके हैं। इतना परिचय इनके लिए काफी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है काली। धन्यवाद। आप 5 बार भारत केसरी रहे, इतना नाम आपने कमाया। कभी आपको लगा कि फिल्मों में आप जाएं या राजनीति में जाएं? मतलब सच्चाई पूछे तो कुश्ती के क्षेत्र में शुरू से लगे रहे। पिताजी से हमें प्रेरणा मिली कि भाई पहलवानी के क्षेत्र में हम कुछ मतलब ऐसा करें जिससे कि लोग हमारे को पहचाने और हम देश का नाम रोशन करें। तो उसी क्षेत्र में लगे रहे और समय ही नहीं मिला कि हम मतलब दूसरी फील्ड में जाने की सोचें। जी, आप कुश्ती के एक्सपर्ट हैं। तमाम टीवी चैनलों में आप कुश्ती के बारे में कमेंट्स भी करते हैं, एक्सपर्ट राय देते हैं अपनी। क्या स्थिति है अभी हमारे यहाँ? एशियाड के बाद कोई कुश्ती के प्रति लोगों में प्रेम बढ़ा है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है क्या कुश्ती के प्रति? देखिए, लंदन ओलंपिक 2012 के बाद जो खेल का माहौल बना है भारत में, उससे बेहतर माहौल आगे बनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार जो मीडिया ने पॉजिटिव कवरेज करी है उससे खेल का बहुत अच्छा माहौल बना है। जो बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और आम व्यक्ति, हर एक का इंटरेस्ट खेल के प्रति बड़ा है। चाहे वो मैरी कॉम ने मेडल जीता हो, चाहे वो सानिया नेहवाल ने जीता हो, विजय कुमार ने जीता हो, आपके गगन नारंग ने जीता हो, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त ने जीता हो, तो सबका खेल के प्रति रुझान बड़ा है। क्योंकि ये जो ओलंपिक्स हुआ उस टाइम, इस ओलंपिक्स को सबसे ज्यादा वॉच किया है भारतीयों ने। तो लोगों में एक खेल के प्रति जागरूकता और एक इंटरेस्ट बढ़ा है। तो इससे आने वाले समय में ये होगा कि जो भारत में लोग जो खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जो खेल में आना चाहते हैं, तो माँ बाप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालेंगे कि वो जाएं, वहाँ पे खेल करें, कोई भी स्पोर्ट्स लें और भारत के लिए मेडल जीतें। तो इससे लोगों में एक जागरूकता आ रही है और ये जागरूकता आनी बहुत जरूरी है। जब हम खेल की बात करते हैं तो सारा ध्यान क्रिकेट की ओर चला जाता है। हर व्यक्ति अपने बच्चे को क्रिकेट की फील्ड में डालना चाहता है, ऐसा क्यों? देखिए, क्रिकेट आज की तारीख में भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है और मीडिया सबसे ज़्यादा उसको टेलीकास्ट करती है, सबसे ज़्यादा मीडिया उसको दिखाती है। पर ओलंपिक्स, लंदन 2012 ओलंपिक्स के अंदर जितने भी टीवी चैनल्स थे, चाहे वो स्पोर्ट्स के चैनल थे चाहे न्यूज़ चैनल थे, सबने ये दिखा दिया कि क्रिकेट के अलावा भी भारत में दूसरे खेल लोकप्रिय हो सकते हैं। और हमारे जो स्टार खिलाड़ी हैं, चाहे वो सुशील कुमार हो, योगेश्वर दत्त हो, गगन नारंग हो, सानिया नेहवाल हो, इन्होंने वहाँ पे करिश्मा जो करके दिखाया है। ओलंपिक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो कि जिसको ग्लोबली जिसको लोग समझते हैं, जिसको लोग अडॉप्ट करते हैं कि ये ओलंपिक स्पोर्ट्स है। तो ओलंपिक स्पोर्ट्स के खुद में एक अपना एक वर्चस्व है जी। तो उसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि ओलंपिक्स में मेडल जीतना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और जब आपका देश का झंडा जो ऊपर जाता है तो उससे बड़ा सम्मान कोई मेरे हिसाब से नहीं है। आपके प्रिय कुश्ती में कौन आदर्श है? चंदगी राम जी के अलावा उनका जाहिर वे तो है ही, किनको आप बहुत अच्छा मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं? देखिए, भारत में बहुत अच्छे पहलवान हुए हैं। करतार सिंह जी हुए जो कि पद्मश्री थे, सतपाल जी हुए जो सुशील कुमार के गुरु जी हैं, और खुद सुशील आज की तारीख में रोल मॉडल है सभी खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि उन्होंने 2 मेडल जीते हैं लगातार, 2008 और 2012 ओलंपिक्स में। तो भारत के खेल के इतिहास में आज की तारीख में उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, क्योंकि 2 मेडल जीतना लगातार किसी ओलंपिक में इंडिविजुअल गेम में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान। विपरीत स्थितियों में जब शरीर ने उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दिया तब भी जीता। बिल्कुल। आजकल क्या सरकार क्या करे या संस्थाएं क्या करें कि कुश्ती लोकप्रिय हो सके? देखिए, ये एक सामूहिक प्रयास, मैं इसको कह सकता हूँ कि सामूहिक प्रयास की जरूरत है। भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से और हमारे समाज की तरफ से, और जितने हमारे जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जी, तो ये सब लोग मिलके जब एक इकट्ठा प्रयत्न करेंगे तब हमारा स्पोर्ट्स आगे जाएगा, चाहे वो कुश्ती हो चाहे वो बॉक्सिंग हो। तो उसके लिए जरूरी ये है भारत में कि लोगों का पार्टिसिपेशन खेल के प्रति बढ़े। एक तो स्पोर्ट्स मैंडेटरी हो जाए सभी स्कूलों में भारत में, उससे लोगों का रुझान बढ़ेगा, उसमें जाने के लिए लोग मतलब इंटरेस्ट पैदा होगा। तो और दूसरा ये पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। 125 करोड़ जनता है भारत की, 125 करोड़ जनता में से मुश्किल से भारत के अंदर 2 या 4 लाख खिलाड़ी होंगे जो खेल खेलते हैं या स्पोर्ट्स को एज अ करियर अडॉप्ट करते हैं। तो जब तक ये पार्टिसिपेशन बढ़ेगा नहीं, हमारा एक मिनिमम 1% तो होना चाहिए।
125 करोड़ जनता में से अगर 1% भी भारतीय खेल नहीं कर रहे हैं, 1.25 करोड़ लोग भी खेल को समर्पित हो जाए तो जरूरी है पार्टिसिपेशन बढ़ना। उसके लिए जागरूकता है, उनके अंदर फील आनी चाहिए कि हम भारत के लिए खेल रहे हैं, हमने भारत के लिए खेलना है, मेडल जीतना है। वो फील जैसे जैसे अभी ओलंपिक जो लंदन ओलंपिक्स के अंदर जो हमारे 6 मेडल आए हैं, इससे लोगों में एक बहुत अच्छी जागरूकता आई है, लोगों का एक माइंड प्रिपेयर हुआ है कि हम खेल के अंदर जाके नाम भी कमा सकते हैं, अवार्ड भी जीत सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं और देश की सेवा भी कर सकते हैं। हाँ, जब लोगों ने पढ़ा कि साइना नेहवाल को 100 करोड़ रुपए एंडोर्समेंट से मिले पिछले एक साल में, तो लगता है कि यहाँ आकर भी पैसा कमाया जा सकता है। तो खेल के बारे में कुश्ती को ग्लैमराइज नहीं किया गया है। जब बात होती है क्रिकेट की होती है, और कुश्ती के खिलाड़ियों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कुश्ती के खिलाड़ियों को पिछड़ा क्यों माना जाता है? हॉकी खेलने वाले का ग्लैमर थोड़ा कम है, लेकिन उससे ज्यादा ग्लैमर टेनिस खेलने वाले का, उससे ज्यादा ग्लैमर क्रिकेट खेलने वाले का। ऐसा क्यों? कुश्ती भी इतना देश की जन जन में बसा हुआ खेल है, हर मोहल्ले में अखाड़े हुआ करते थे, हर आदमी कुश्ती में यकीन करता था। तो क्या बात? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि कुश्ती जो है देहात से गांव से जुड़ा हुआ खेल है जी। भारत के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव देहात हैं, वहीं से ये खेल पनपा है और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ खेल है। रामायण महाभारत के टाइम से कुश्ती भारत में है। तो इसको ग्लैमराइज करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ खेल है। और जैसे भारत में एक जनरल वो है परसेप्शन की स्टार खिलाड़ी से खेल चलता है। तो जैसे अगर बैडमिंटन में सानिया नेहवाल नहीं होती तो बैडमिंटन इतना पॉपुलर नहीं होता। हाँ। विजेंदर सिंह अगर बॉक्सिंग में नहीं होते तो बॉक्सिंग इतनी पॉपुलर नहीं होती। रेसलिंग में अगर सुशील कुमार नहीं होते या योगेश्वर दत्त नहीं होते तो रेसलिंग इतनी पॉपुलर नहीं होती। तो आज हमारे पास स्टार खिलाड़ी भी हैं, देश में माहौल भी है और बदलाव भी लोगों की सोच में आ रहा है, एंडोर्समेंट भी हो रहा है। तो आने वाला समय भारतीय खेलों के लिए काफी उज्जवल है और बहुत अच्छा रहेगा जी, और आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। आप एकमात्र परिवार हैं जहां आपके पिता भारत केसरी रहे, फिर आप भारत केसरी रहे, आपकी बहन सोनिका वे भी कुश्ती में हैं, आपकी दूसरी बहन है दीपिका, वो भी कुश्ती में, वो भी बच्चियों को तैयार कर रही हैं, नई पौध कर रही हैं। तो क्या आने वाली पीढ़ी को भी आप तैयार करेंगे? आपके परिवार में कौन कौन है अभी? देखिए, आपके निजी परिवार में मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। तो मेरी बेटी की उम्र अभी 7 साल है जी, और मैंने पिछले 4 महीने से उसको रेसलिंग करानी शुरू कर दी है, क्योंकि अब स्पोर्ट्स जो है खाली स्पोर्ट्स नहीं रह गया, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हो गया है। तो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए जरूरी है कि आप कम एज में ही बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल दें। तो ये नहीं कि हमने उसको फिजिकल बहुत मेहनत करानी है, बेसिकली मूवमेंट्स हैं, हर एक खेल के मूवमेंट्स रहते हैं। जैसे क्रिकेट है तो आपने बल्ला कैसे पकड़ना है, बॉल कैसे फेंकनी है, कैसे किस तरीके से स्ट्राइक करनी है, वैसे ही रेसलिंग के अंदर आपने दाव कैसे लगाने हैं। तो क्या बच्चा मेंटली प्रिपेयर होता है, उसकी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स आने लगते हैं। तो मैंने अपनी बेटी को रेसलिंग में इसलिए डाला है 7 साल की उम्र में कि आने वाले 10-12 साल के अंदर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके खड़ी हो जाए और भारत के लिए पदक जीत सके। लोग कहते हैं कि 17-18 साल से कम के बच्चों को अखाड़े में नहीं जाना चाहिए, दंड बैठक नहीं करनी चाहिए, ताकत नहीं करनी चाहिए, उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, कमजोर। ये आम धारणा है और मैंने भी कई लोगों से सुना कि बच्चा है इसको मत भेजो जिम में, मत भेजो अखाड़े में, क्योंकि कमजोर हो जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए साहब, अगर मैं अपने मुंह से बोलूं तो वो बात हो सकता है लोग कम एक्सेप्ट करें। हाँ। लंदन ओलंपिक्स 2012 के अंदर चाइना के जो खिलाड़ी हैं जिम्नास्टिक के अंदर 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल के खिलाड़ियों ने मेडल जीत लिए। तो मुझे कोई उदाहरण देने के लिए या मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। लंदन ओलंपिक्स खुद एक उदाहरण है कि जब बच्चे 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में मेडल जीत सकते हैं, यानी वो 2-3 साल, 4 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। कुश्ती दिमाग का खेल या शरीर का? कुश्ती जी शुरू से ही दिमाग का खेल था, चाहे वो पहले मिट्टी की कुश्ती थी, चाहे वो गद्दे की कुश्ती थी। आज जो गद्दे की कुश्ती आ गई वो तो 2 मिनट का खेल है, पलक झपकते 2 मिनट निकल जाते हैं। तो यहाँ पे पहले चालाकी है, पहले दिमाग है, बाद में ताकत है जी। ताकत का आप सही इस्तेमाल जब ही कर सकते हैं जब आपके पास दिमाग होगा। यानी यहाँ पे गाइडेंस की ज्यादा जरूरत है। बगैर गाइडेंस के, जैसे पहले हमारे पहलवान होते थे खुद सीखते थे और स्वयं दीक्षित होते थे और आके पहलवान कुश्ती लड़ते थे, अब वो बात खत्म हो गई। अब वो बात मतलब खत्म तो नहीं हुई है, पर ये है कि अब क्योंकि स्पोर्ट्स चेंज हो गया है, मॉडर्न स्पोर्ट्स हो गया है, तो उसमें कोचिंग की एक अलग भूमिका है। आपको सामने वाले जो अलग अलग कंट्रीज के पहलवान हैं वो क्या दाव लगाते हैं, वो किस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, उनको देख के उनको टारगेट बना के आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपने दावों को निखारना है। तो उस तरीके से मतलब एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हो गया। पहले इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था, अब आपने इंटरनेशनल लेवल में मेडल जीतना है तो उसके लिए आपको एक अच्छा डाइटिशियन चाहिए, एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, एक आपको अच्छा कोच चाहिए
और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर पाए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डाइटिशियन, लेकिन डाइटिशियन के बारे में कहते हैं कि डाइट के बारे में कि अधिकतर पहलवान जो इस देश में हुए हैं, एक उम्र के बाद जब उनकी आय के स्रोत कम हो गए तो उन्हें बहुत आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कोई ऐसी योजना हो सकती है, कोई ऐसा कार्यक्रम हो सकता है जिससे उन पहलवानों की आजीविका भी चलती रहे और नए लोग तैयार होते रहें? ये काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने और भारत सरकार ने भी ऐसी सुविधाएं, इस तरह की मतलब पॉलिसीज बनाई हैं जिसके अंदर जो पुराने हमारे खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, उन खिलाड़ियों को कुछ जो है मानदंड महीने का मिलता है। तो वो अलग अलग स्टेट्स में चालू हो रही हैं, धीरे धीरे उनमें चेंजेस आ रहे हैं। पर मेरा यही कहना है कि जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं उनको हमारे समाज को आगे आके हेल्प करनी चाहिए। जैसे क्रिकेट में जो रणजी ट्रॉफी भी खेल जाते हैं उन खिलाड़ियों को पेंशन मिलती है, तो उस तरह की सुविधाएं खासकर हमारा जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो आगे आए और जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं जो आजकल स्पॉन्सर कर रही हैं स्पोर्ट्स को, तो वो इस चीज में ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। और समाज की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो खिलाड़ी अगर आर्थिक रूप से कमजोर रह गया है और उसने अगर कुछ काम किया है खेल के क्षेत्र में तो उसको सहयोग करना चाहिए। ये संगठन की बात करें, जैसे क्रिकेट के बारे में IPL आया, फिर BCCI ने काफी सारे संगठन, काफी सारे मैचेस का आयोजन किया। साल भर क्रिकेट होता रहता है और गतिविधियां होती रहती है हर लेवल पर, अंडर 19, अंडर 16, तरह तरह की कुश्ती, तरह तरह के क्रिकेट होते रहते हैं और खिलाड़ी मचते रहते हैं, नाम कमाते रहते हैं और दाम भी कमाते रहते हैं। कुश्ती के संगठनों में क्या कमी है? देखिए, कुश्ती के संगठनों में हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत भारी कमी है। भारत में जितने भी फेडरेशंस हैं, नेशनल फेडरेशंस हैं, तो वहाँ पे अब चेंजेस शुरू हो गए हैं और वो अपने तरीके से काम कर रही हैं और उसमें अभी सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि आज का युग जो है बदलाव का युग है। हर रोज आपको नए कॉम्पिटिशन्स मिलते हैं, नई नई चीजें आपको सीखने को, देखने को मिलती हैं। तो आप चेंज अगर अपने आप को समय के अनुसार करते रहेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अभी आप क्या करते हैं? कोच हैं और कोई नौकरी भी करते हैं? हाँ जी, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पे हूँ और वहाँ पे चीफ कोच हूँ। हाँ जी, रेसलिंग टीम का, उत्तर प्रदेश पुलिस जो कुश्ती टीम है उसका मैं चीफ कोच हूँ जी। तो ये जितने नौकरियों में आरक्षण होते हैं ये निचले स्तर पर ही क्यों होते हैं? IAS के लेवल पर, IPS के लेवल पर आरक्षण क्यों नहीं होते? कि आप भारत केसरी रहे तो आपको IAS के बराबर ओहदा दे दिया जाए, ऐसी कोई स्कीम क्यों नहीं होती? देखिए, अभी मैं अजय माखन जी का आपको उदाहरण दूंगा। जैसे कि अजय माखन जी ने घोषणा करी थी लंदन ओलंपिक्स में कि जो भी खिलाड़ी वहां पे पदक जीतेगा उसको IAS के बराबर, IAS के दर्जे के बराबर उसको नौकरी मिलेगी भारत सरकार के अंदर। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। इससे लोगों में खेल के प्रति लगाव बढ़ता है और सम्मान भी बढ़ता है कि भाई एक जो ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी है उसका दर्जा एक IPS या IAS से कम नहीं है, कहीं उससे ज्यादा है, क्योंकि वो वर्ल्ड में मेडल जीत के लाया है। तो इस तरीके से जो इस तरह की जो पॉलिसीज अब बन रही हैं और जो बनेंगी आने वाले समय में, तो उससे खिलाड़ियों को भी लाभ होगा और समाज को भी लाभ होगा। लेकिन भारत हिंद केसरी होना या भारत केसरी होना अपने आप में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है। और जो लोग इस शिखर पर पहुंच चुके हैं उनके नाम जनरल नॉलेज की किताबों में आ गए हैं, जिनके बारे में पढ़ पढ़ के लोग IAS और IPS IRS की परीक्षा देते हैं और वहां सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये दुखद नहीं लगता आपको? देखिए, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि खिलाड़ियों को जो जिस तरह से यहाँ पे बढ़ावा मिलना चाहिए भारत में और जिस तरह की नौकरियां उनको मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उतनी तो भारत में अभी नहीं मिल पा रही है। पर अब क्योंकि इस बदलाव की तरफ भारत चल रहा है और भारत का खेल जो है बदलाव की तरफ जा रहा है, तो आने वाले समय में ये बदलाव आएंगे और पॉलिसीज बदलेंगी और खिलाड़ियों को लाभ होगा। आपकी बहन सोनिका जी ने तो कई सीरियलों में काम किया था, आपको सीरियलों के ऑफर नहीं मिले क्या? बिग बॉस या फियर फैक्टर ऑफर ही नहीं मिले या आपने बिल्कुल रुचि नहीं दिखाई? नहीं जी, मेरे को, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ तो मुझे फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता है, जॉब भी देखनी है और रेसलिंग के प्रमोशन के लिए जो अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी मैं अपनी भागीदारी करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों में बिजी रहता हूँ। तो अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं जरूर जाऊँगा। अभी आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? आज से 10 साल बाद आप कहाँ होंगे? ये कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग के बाद आप कोई कुश्ती महासंघ में सक्रिय होंगे या फेडरेशन में सक्रिय होंगे? क्या योजना है आपकी? देखिए, मेरी इस तरह की तो कोई योजना नहीं है कि मतलब मैं भारतीय कुश्ती संघ में पर्टिकुलर जाके कुछ काम करूं। पर अगर मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कुश्ती के क्षेत्र में सेवा करना चाहूँगा। और मेरा मोटिव यही है कि भारत में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कुश्ती का प्रचार प्रसार हो और वो ऑर्गेनाइज वे में शुरू हो जाए,
जितने जो हमारे जितने भी जो मिट्टी के कॉम्पिटिशन्स हैं वो मैट की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, और हम अपने पिताजी के नाम से ऑल इंडिया चंदगीराम गोल्ड कप का भी आयोजन करते हैं हर साल, जो कि मैट पे टूर्नामेंट होता है। तो मेरी कोशिश ये है कि भारत में जो आज की जो मॉडर्न रेसलिंग है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स के शेप में करवाएं और लोगों में उसके प्रति जागरूकता और रुचि बढ़े। क्या कोई रुकावट है इस क्षेत्र में अभी? इस क्षेत्र में क्योंकि भारत में पूरे भारत के अंदर ज़्यादा कुश्ती मिट्टी के ऊपर होती है, तो लोगों में अभी उसके प्रति उतनी जागरूकता नहीं है, और जब हम गद्दे पे कुश्ती कराते हैं तो उसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। कितना खर्च होता है एक अखाड़ा बनाने में? जिस लेवल का अखाड़ा आपका है वैसा अगर इंदौर में कोई बनाना चाहे तो कितना खर्च उसे करने के लिए तैयार रहना चाहिए? नहीं, देखिए इंदौर में तो काफ़ी अच्छे अच्छे अखाड़े खुल गए हैं और यहाँ पे लोगों ने अपने घरों में अखाड़े बनाए हैं। तो मैं यहाँ पे नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे मान सिंह पहलवान हैं, भोला ठाकुर जी हैं, वीरेंद्र ठाकुर जी हैं। तो इन्होंने अपने पैसे से खर्च करके ये अपने बच्चों को पहलवानी करा रहे हैं। अपनी अपनी जगह पे इन्होंने एक रेसलिंग हॉल बनाया है 40 बाय 40 का, वहाँ पे गद्दा है 5 लाख रुपए का, जिम इन्होंने लगा रखा है। तो इस तरह की सुविधाएं, इंदौर में सुविधाओं की कमी नहीं है। इंदौर कुश्ती का क्षेत्र था, पहले भी था और आज भी है जी। और मेरे पिताजी यहाँ पे रहे, उन्होंने कुश्ती की शुरुआत यहाँ से करी और यहाँ की जनता ने बहुत सम्मान और प्रेम दिया, सहयोग किया। तो मेरे पिताजी की पहलवानी की शुरुआत यहीं से हुई। तो जो सम्मान और सहयोग यहाँ की जनता ने किया वो कहीं और नहीं मिल सकता था जी। जब भी चंदगीराम जी का जिक्र आता है इंदौर उनसे बहुत आकर्षित होता है उनके प्रति। आपने इंदौर में कोई कुश्तियाँ लड़ी हैं? हाँ जी, मैंने देवास, उज्जैन, भोपाल, इंदौर में, मतलब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मैंने काफ़ी कुश्तियाँ लड़ी हैं और यहाँ पे बड़ा मुझे जनता की तरफ से बड़ा सहयोग मिला, बड़ा प्रेम मिला। तो मेरे हर बार दिमाग में ये रहती थी हर साल में कि मैं कम से कम 1 या 2 कुश्ती मेरी इंदौर में या मध्य प्रदेश में जरूर हो, क्योंकि यहाँ पे जो लोकप्रियता मिलती थी जनता से वो उसका एक अनोखा अनुभव था। लोग कहते कि कुश्ती में पंजाब और हरियाणा के लोग ही आगे रहेंगे क्योंकि उनका डील डोल काफ़ी अच्छा होता है, खान पान उनका अच्छा है। तो कोई फर्क ऐसा है क्या वास्तव में? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं है। देखिए इंदौर से अगर हम पहलवानों की बात करें तो यहाँ से रामचंद्र पहलवान जी थे जी। आपके पप्पू यादव हैं, कृपा शंकर पटेल हैं, रोहित पटेल हैं। तो बहुत सारे पहलवान भी मध्य प्रदेश ने दिए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पंजाब का होगा तो ही वो पहलवान बनेगा, हरियाणा का होगा या दिल्ली का होगा। तो पहलवान तो कहीं का भी हो सकता है, बशर्ते उसको अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा कोचिंग मिले तो वो वर्ल्ड लेवल पे जा सकता है। चलते चलते जो नए पहलवान आ रहे हैं उन्हें कोई मार्गदर्शन देना चाहेंगे? आप चंदगीराम जी के बेटे हैं, आपने अपने पिता से बहुत सी चीज़ें सीखी है, भारत केसरी रहे हैं 5 बार, परिवार पूरा, आपकी बिटिया, आपकी बहन, आप खुद, आपके भाई सभी समर्पित रहे हैं इसमें। क्या नए पहलवानों का बात कहना चाहेंगे, किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के जो युवा पहलवान हैं वो कुश्ती के क्षेत्र में अगर जुड़ते हैं, आते हैं, तो कुश्ती का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे बहुत सी संभावनाएं हैं। और अगर वो कुश्ती आके यहाँ ज्वाइन करते हैं और वो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो अनेकों उनके लिए वहाँ पे मौके हैं, अच्छी नौकरी आपको मिलेगी, अवार्ड्स आपको मिलेंगे भारत सरकार की तरफ से, और साथ में पैसा भी मिलेगा। आज अगर हम देखें योगेश्वर दत्त को और सुशील कुमार को, दोनों ही जो है काफ़ी अच्छी नौकरियों पे हैं भारत सरकार की, और आज वो सेलिब्रिटी बन गए हैं। कहीं भी जाते हैं तो लोग उनको एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो आज खेल जो है खेल ना रह के एक मॉडर्न स्पोर्ट्स बन गया है, और उसमें भी आप अपने परिवार का, अपने देश का, अपने राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। खेल में आना आज की तारीख में घाटे का सौदा नहीं है, मुनाफे का सौदा है। जगदीश काली रमन जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।